नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। वक्त हो गया आपके फेवरेट शो 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। यहां आपसे कोई खबर नहीं छूटेगी क्योंकि 24 घंटे की बड़ी खबरें लेकर आ रहे हैं हमारे फील्ड रिपोर्टर्स। शो की शुरुआत आज की बड़ी पॉलिटिकल खबर के साथ। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी महाराष्ट्र के पालघर में बांधवगढ़ पोर्ट की आधारशिला के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पीएम ने मछली पालन से जुड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया और उस घटना का जिक्र भी किया जिस पर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था, लेकिन इसी 26 अगस्त को बारिश और तूफान में ये प्रतिमा गिर गई। पीएम मोदी की माफी ऐसे समय में आई जबकि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला बड़ा तूल पकड़ रहा था और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार की भी फजीयत हो रही थी। आज पीएम मोदी के महाराष्ट्र पहुंचने से पहले कांग्रेस ने मुंबई की जगह जगह पर पोस्टर भी लगा दिए थे जिसमें पीएम मोदी से माफी मांगने की मांग की गई थी। माफी मांगी, उन्होंने खुले दिल से माफी नहीं मांगी। उन्होंने माफी मांगते मांगते भी राजनीति करने की कोशिश की। वो उन्हें कंडीशनल अपॉलॉजी थी, अगर मगर उसमें जोड़ा गया था। मूर्ति गिरने के मामले में पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट इन तीनों को आरोपी बनाया है। उसमें से कंसल्टेंट चेतन पाटिल को आधी रात कोल्हापुर से उठाया है। पीएम मोदी के पालघर और मुंबई दौरे के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता, पुलिस से हुई झड़प। कोई सड़क पर लेट गया, किसी को पुलिस उठा ले गई तो कोई पुलिस से भिड़ गया। पीएम मोदी के दौरे के विरोध में मुंबई में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कुछ ऐसा ही रहा। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे का विरोध का ऐलान किया था। मुंबई में जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतर आए। बीकेसी और पालघर में पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन की तैयारी की थी। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ समेत मुंबई कांग्रेस के कई विधायक और नेता दादर के छत्रपति शिवाजी पार्क पहुंचे। सिर पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा और जय शिवाजी के नारों के साथ कांग्रेस नेता यहां प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। वर्षा गायकवाड़ ने एक दिन पहले ही वीडियो जारी कर पीएम के दौरे का विरोध करने का ऐलान किया था। कांग्रेस के विरोध के ऐलान के बाद पुलिस भी मुस्तैद थी। विधायक अमीन पटेल को डोंगरी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विधायक असलम शेख को भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस नेता नसीम खान के घर के बाहर भी पुलिस तैनात की गई थी। मौके पर मौजूद पुलिस ने हंगामा करने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को कंट्रोल कर लिया। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है, इसीलिए कांग्रेस सिंधुदुर्ग की घटना को मुद्दा बनाना चाहती है। वक्फ बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त कमेटी की दूसरी बैठक में अलग अलग स्टेक होल्डर से हुई चर्चा। मुस्लिम संगठनों ने भी कमेटी के सामने अपनी रखी बात। बिल को बताया धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करने वाला। कमेटी ने आम लोगों से भी मांगी राय। संसद की संयुक्त कमेटी की दूसरी बैठक में 4 मुस्लिम संगठनों ने कमेटी के सामने अपनी राय रखी। इन संगठनों ने 44 संशोधनों में से ज्यादातर का विरोध किया। मुस्लिम संगठनों का तर्क था कि वक्फ बिल के संशोधन मुस्लिम धर्म की मान्यताओं में हस्तक्षेप हैं। वक्फ बिल धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का प्रस्ताव धर्म में हस्तक्षेप है। संसद की संयुक्त कमेटी ने वक्फ बिल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय जानने के लिए फोन नंबर और लोकसभा सचिवालय की वेबसाइट का लिंक भी जारी किया है। जो लोग समिति के सामने उपस्थित होकर अपनी बात कहना चाहते हैं वो भी समिति को जानकारी भेज सकते हैं। यह है कि एक बेहतर अमेंडमेंट बिल आए, ये यतीम के या खवातीन की, महिलाओं के, बच्चों के लिए, उनके लिए काम आ सके। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बैठक में बिल का समर्थन और विरोध करने वाले सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सूत्रों के मुताबिक बिल का विरोध करने वाले सदस्यों ने कहा कि इस बिल में कई खामियां हैं, इसको मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बिल को बिना चर्चा और सलाह मशवरा के लाया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में हुए शामिल। डैमेज कंट्रोल के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रामदास सोरेन को बनाया मंत्री। अभी जिंदा है।
कुछ इसी अंदाज में बीजेपी में चंपाई सोरेन का स्वागत हुआ। मंच पर हिमंता विश्व शर्मा और बाबूलाल मरांडी जैसे दिग्गज और सामने समर्थकों की भीड़ के बीच चंपाई सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होते हुए चंपाई ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अटैक किया। हमने ज्वलंत मुद्दा तो वही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी, उसको कैसे रोकना है, जो आदिवासी का अस्तित्व खतरा में आ गया है। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से कोल्हान में डैमेज कंट्रोल के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन को मंत्री बनाया। शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में सक्रिय रहे रामदास सोरेन कोल्हान के बड़े नेता हैं। जो नामित पदाधिकारी है वो एक भी नहीं जा रहा है, ना विधायक जा रहा है। इसलिए हमारा संगठन पहले भी मौजूद था और आने वाला समय भी मजबूत रहेंगे। कोल्हान में विधानसभा की 14 सीटें हैं। कोल्हान में बीजेपी चंपाई सोरेन के भरोसे है, तो चंपाई की काट के लिए जेएमएम ने अब रामदास सोरेन को आगे कर दिया है। असम में अब जुमे की नमाज के लिए ब्रेक नहीं मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा कि दरअसल ये औपनिवेशिक प्रथा थी जिसे हमने खत्म कर दिया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर फैसले की जानकारी दी। लिखा कि 2 घंटे के जुमा ब्रेक को खत्म करके असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक बोझ की एक और निशानी को हटा दिया। इस प्रथा को मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू किया था। असम विधानसभा में हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मुस्लिम विधायकों के लिए नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। ये व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिया है। हमारी नमाज को नहीं रोक सकते, हम लोग इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, विधानसभा में भी आएंगे, लेकिन वो 2 घंटा में जो जरूरी काम होगा उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फैसला असम सरकार का है। सियासत यूपी में भी गरमाई। गुलामी की क्या निशानी है? क्या मंदिर में पूजा करना भी किसी आर्यंस की गुलामी की निशानी है? आरोप लगे तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। हमारे जो असेंबली है उसका जो रूल कमेटी है उसमें अल्पसंख्यक मेंबर्स भी है। सबने ये डिसाइड किया है, सबने ये निर्णय लिया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विधानसभा का निर्णय है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये भी कहा कि असम में अब सरकारी नौकरी उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका जन्म असम में हुआ हो। साथ ही लव जिहाद के मामलों में दोषी को उम्र कैद की सजा मिलेगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उम्मीदवार तय करने के लिए 2 और 3 सितंबर को होगी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा में कांग्रेस विनेश फोगाट को चुनावी अखाड़े में उतार सकती है। हरियाणा में उम्मीदवार तय करने के लिए तीसरे दिन भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। तीसरे दिन करीब 40 सीटों पर चर्चा हुई। 3 दिन में लगभग सभी सीटों पर चर्चा हो चुकी है। कल होने वाली बैठक में उम्मीदवारों का पैनल बनाया जाएगा। सीटों की बात करें तो कितनी सीटें हैं जिनको टोटल जो है मैंने आज जो है अनदर 40 सीट्स 40 सीट आज, यानी कि टोटल पूरा आज खत्म हो गया। उम्मीदवारों का पैनल बनाकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। 2 और 3 सितंबर को कांग्रेस की सीईसी की बैठक में उम्मीदवार फाइनल होंगे। पहलवान विनेश फोगाट के भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि कांग्रेस अभी इस पर कुछ भी साफ साफ कहने से बच रही है। प्लीज वेट एंड वॉच। प्लीज वेट एंड वॉच। कांग्रेस हरियाणा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सितंबर के पहले हफ्ते में जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर मौजूदा विधायकों को एक बार फिर मौका मिल सकता है। हरियाणा में नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है बीजेपी बोली हार के डर से आम आदमी पार्टी हताश। 5 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में सरकार गिराने के लिए बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। जनता ने वोट से नकार दिया तो तोड़फोड़ करो, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो। तो भाजपा तो एक हताश पार्टी है इस देश के अंदर, मैं तो कहूँगा। बीजेपी का कहना है कि आप हताश है, पार्षदों पर भ्रष्टाचार के लिए दबाव बनाया जा रहा है, आपकी टॉप लीडरशिप करप्शन के केस में फंसी है, इसलिए नेता आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। जमानत पे छूटे संजय सिंह आपके पार्षद और आपके आतंक से त्रस्त होकर अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में समर्पण कर रहे हैं तो उसे ये अपहरण कह रहे हैं। ये कंप्लीट फेलियर है। सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और दिल्ली में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जो 5 पार्षद आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे उनमें से एक रामचंद्र वापस आम आदमी पार्टी में लौट आए हैं। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले पार्षदों का पार्टी छोड़कर जाना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है।
बारिश और बाढ़ के बीच गुजरात में चक्रवाती तूफान की दस्तक, कच्छ में तेज हवाएं चली और समंदर में ऊंची लहरें उठी। करीब हफ्ते भर से लगातार बारिश के बाद गुजरात के इलाकों में राहत है, मगर आफत बरकरार है। कई इलाके अभी पानी में डूबे हुए हैं, बिजली ठप है, खाने पीने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ वाले इलाकों में सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कच्छ के मांडवी इलाके में सेना ने कई लोगों को बचाया। सोसाइटी में जाकर बूढ़े, बीमार और बच्चों को बाहर निकाला। वहीं बाढ़ बारिश के बीच वडोदरा में मगरमच्छों ने दहशत पैदा कर दी है। ये तस्वीर वडोदरा की समाज झील के पास की है, जहां एक मगरमच्छ घास पर घूमता नजर आ रहा है, तो वहीं कुछ लोग लोहे की बाउंड्री के दूसरी ओर से वीडियो बनाते नजर आए। बताया जा रहा है कि विश्वामित्री नदी में करीब 400 मगरमच्छ रहते हैं और इनमें से 40 से ज्यादा मगरमच्छ बाढ़ के पानी के साथ रिहायशी इलाके में पहुंच गए। अभी तक वडोदरा के रिहायशी इलाकों से 21 मगरमच्छों को पकड़ा जा चुका है। इसी तरह की तस्वीरें वडोदरा के अकोटा स्टेडियम से आई थी, जहां बाढ़ के पानी के साथ रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ करीब पानी में डूब चुके घर की छत पर आराम फरमा रहा था। शाम होते होते गुजरात को चक्रवाती तूफान से राहत मिल गई, मगर पानी का कहर अब भी जारी है। सेना का बचाव और राहत अभियान काम भी जारी है। सिर्फ गुजरात ही नहीं, लगातार हो रही बारिश से राजस्थान के सिरोही जिले के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ वाली दहशत फैल गई है। सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील इलाके में रास्ते पर विशालकाय मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। रास्ते से गुजर रहे किसानों की नजर अचानक से मगरमच्छ पर पड़ी। खबर वन विभाग की टीम को दी गई। सूचना पर वन विभाग की टीम तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत करके विशालकाय मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। कुपवाड़ा में सैलाब अपने साथ पुल को बहा कर ले गया। पहलगाम में भी आसमान से बरसती बूंदें आफत का सबब बनी हैं। लिड्डर नाला तूफान पर है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर नदियों पर भी नजर आ रहा है। वाराणसी में एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से कई घाट डूब चुके हैं। कई मंदिरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। लोगों को नदी से दूर रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में सामान्य से 7% बारिश ज्यादा हुई है। मानसून लंबा खिंचने से फसल की कटाई पर असर पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश से पहाड़ गिरने का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। इस हादसे में एक कार सवार बाल बाल बचा। एक नीले रंग की कार रोड से गुजर रही थी, तभी अचानक ऊपर पहाड़ी पर कुछ हलचल हुई और देखते ही देखते पहाड़ भर भरा कर गिर पड़ा। कार सवार ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए तुरंत कार को रिवर्स में ले लिया, फिर भी पहाड़ दरकता रहा। जरा सी चूक होती तो कार सवार का पहाड़ी से आए मलबे के नीचे दबना तय था, लेकिन फौरन गाड़ी को पीछे करके उसने बाल बाल अपनी जान बचा ली। ये हादसा हुआ शिमला जिले के रामपुर के तकलेश में। तब से ये सड़क बंद है, गाड़ियों की आवाजाही ठप पड़ी है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि पहाड़ी के दरकने की घटना तब हुई जबकि मौसम साफ था। जयपुर में हादसे की खौफनाक तस्वीरें आई हैं। भारी भरकम ट्रक पुलिया से नीचे गिर गया और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को गौर से देख लीजिए और यकीन कर लीजिए कि ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये वास्तव में हुआ है, जयपुर में हुआ है। पानी का टैंकर गुजर रहा था, पीछे सफेद रंग की कार भी थी। इसी दौरान पुलिया से भारी भरकम ट्रक ठीक ट्रैक्टर के ऊपर गिरा। पीछे चल रही सफेद कार ने तुरंत ब्रेक लगाया, बाकी लोग घबरा गए। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। हादसे की वजह रफ्तार बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रफ्तार और लापरवाही से होने वाले हादसों में हर दिन 400 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। हर आधे घंटे में 9 लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान खो देते हैं। एक अमीरजादे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मुंबई पुलिस को लग गए 10 दिन। मामला एक ऑडी कार वाले का कैब वाले से मारपीट का है। ये वीडियो इसी महीने 18 अगस्त का है, जिसमें एक ऑडी कार वाला ऋषभ चक्रवर्ती जा रहा है। उसके पीछे एक कैब ड्राइवर कैमुद्दीन कुरैशी है। ऑडी वाला अचानक ब्रेक लगाता है और कैब ड्राइवर भी ब्रेक लगाता है, लेकिन जब तक उसकी कैब ऑडी कार में पीछे से जरा सा टच हो जाती है, तुरंत वो अपनी कैब को बैक गियर ले लेता है। ऑडी कार में मौजूद महिलाएं बाहर निकलती हैं, वो कार में पीछे जाकर देखती हैं। ऑडी कार वाला ऋषभ चक्रवर्ती इतना आग बबूला हो जाता है कि सीधे कैब ड्राइवर पर टूट पड़ता है। उसे थप्पड़ जड़ जाता है और फिर ड्राइवर को उठाकर जमीन पर जोर से पटक देता है। कैब ड्राइवर कैमुद्दीन वहीं बेहोश हो जाता है। वहां खड़े लोग और सिक्योरिटी वाले सब तमाशबीन बने रहते हैं।
बाद में ऑडी कार वाला ऋषभ चक्रवर्ती अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर में कैब ड्राइवर कैमुद्दीन गिरती पड़ती हालत में उठता है। ये घटना मुंबई के घाटकोपर में पॉश हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वाधवाटा एड्रेस के मेन गेट पर 18 अगस्त की रात को हुई। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हो गया तो पुलिस ने 10 दिन बाद 28 अगस्त को मुंबई के पार्क साइड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली। कैब ड्राइवर को पीट कर अधमरा कर देने वाला आरोपी रसूखदार बताया जा रहा है। एक प्राइवेट कंपनी में बड़े पद पर काम करता है और उसके पिता हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन हैं। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा, लेकिन बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। ऑटो रिक्शा उल्टा पड़ा है, टेम्पो उल्टा पड़ा है, सामान जला हुआ है। ये गाजियाबाद में तोड़फोड़ के बाद की तस्वीरें हैं जो नाबालिग से रेप के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर लोगों ने की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि कबाड़ी का काम करता है। कल लोगों ने फैजान की दुकान और उसके बाकी सामान में तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। इस बीच गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कानून व्यवस्था के मामले में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रशासन तो समाजवादी पार्टी का एजेंट बन चुका है। उन अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के चारों तरफ घेरा बना लिया है। अगर कोई सही बात कहता है तो उल्टा बताया जाता है। इस मामले के आरोपी ने नाबालिग बच्ची को घर में अकेला पाकर नशीला पदार्थ सुंघाया और उसके साथ दरिंदगी की। अब आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। यूपी के बहराइच में चुनौतीपूर्ण होती जा रही है आदमखोर भेड़ियों की तलाश। आज भी भेड़ियों की तलाश में ड्रोन और थर्मल इमेजिंग कैमरों का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन उड़ाया जा रहा है, थर्मल इमेजिंग कैमरों से कैप्चर करने की जुगत की जा रही है, लेकिन बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आज भी कोई अता पता नहीं मिला। प्रशासन की 15 टीमें उस 75 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में भेड़ियों को तलाश रही हैं, जहां भेड़ियों का आतंक है। जानवर है, इनको चैलेंज करके आप दावा कह करके आप नहीं पकड़ सकते। जब परिस्थितियां ऐसी बनेंगी तो हम पकड़ लेंगे। प्रयास हमारा पूरा चल रहा है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भेड़ियों की तलाश के इस ऑपरेशन में चैलेंज भी कम नहीं है, जैसे कि थर्मल कैमरे से भेड़िया, सियार और कुत्ते में फर्क करना मुश्किल है। इनके पैरों के निशान के जरिए ही इनकी पहचान होती है। दीवानपुरा गांव में लोग डंडे और भाले लेकर खुद भेड़िए की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन छेड़े हुए हैं। यहाँ 4 दिन पहले अयांश नाम के एक बच्चे को भेड़िए ने मार डाला था। अब तक 4 भेड़िए तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 आदमखोर भेड़िए अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। क्या पश्चिम बंगाल को लेकर केंद्र कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है? राज्यपाल CV आनंद बोस की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद लगने लगी अटकलें। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के बाद उपजे हालात की जानकारी का पूरा पुलिंदा लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस आज दिल्ली आए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने हालात का पूरा ब्यौरा गृह मंत्री के सामने रखा। इसके एक दिन पहले ही कोलकाता में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष राज्यपाल बोस से मिले थे और उन्होंने बंगाल के हालात पर संवैधानिक कदम उठाने की अपील की थी। अब राज्यपाल की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को अहम माना जा रहा है। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से सीबीआई ने 14वें दिन पूछताछ की। अब तक उनसे 160 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा चुकी है सीबीआई। यही नहीं, सीबीआई ने आज कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 4 जूनियर डॉक्टर से भी अपने दफ्तर में पूछताछ की। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नवान्न अभियान में पुलिस की कार्रवाई को लेकर कोलकाता पुलिस के कमिश्नर को नोटिस भेजा है। कैमरा पर्सन दिव्येंदु सिन्हा के साथ शिवाशीष मौलिक, एबीपी न्यूज, कोलकाता। आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मामले में लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। आज भी महिला नेत्रियों ने जोरदार मोर्चा निकाला, जिसमें ताले के साथ विरोध प्रदर्शन किया। झंडे, नारे, पोस्टर, बैनर के साथ उतरी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता। कोलकाता में राज्य महिला आयोग के दफ्तर तक ये ताला चाबी रैली मार्च बीजेपी महिला मोर्चा ने आयोजित किया। इन प्रदर्शनकारी महिलाओं को जगह जगह रोका भी गया। कुछ जगहों पर पुलिस से इनकी जिरह भी हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने इन्हें मार्च करने की अनुमति दे दी। मुझे भी रिटर्न किया था, लेकिन बिना कागज से हम लोग मांगा, लेकिन हमारा कार्यकर्ता वहाँ से बस
बस से छीन के मुझे लेके आया है। इस बीच लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा, इस संवेदनशील मुद्दे पर मेरी पिछली चिट्ठी का आपसे कोई जवाब नहीं मिला। बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर कठोर केंद्रीय कानून और कड़ी सजा का प्रावधान हो। इससे ट्रायल कोर्ट द्वारा एक तय समय सीमा के भीतर मामलों के निपटाने के लिए अनिवार्य प्रावधान भी हो। रेप के मामलों में कड़े कानूनों की मांग ममता बनर्जी ने लेडी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले के बाद शुरू की है। ऐसा माना जा रहा है कि ये करके वो अब गेंद केंद्र के पाले में फेंक रही है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने लगाया जासूसी का आरोप। विधानसभा में कहा, घर में ड्रोन से की जा रही है जासूसी। हिमाचल की विधानसभा में आज जासूसी की गूंज सुनाई दी। खुद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सदन में बात कही। बोले कि एसपी शिमला के आवास से उनके घर पर ड्रोन उड़ाया जा रहा है। किसी के आवास में इस तरह से ड्रोन का वहां पर बार बार आना, बार बार घूमते रहना, ये कहां तक उचित है? क्या ये निजता का हनन नहीं है? शिमला में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर इसी बंगले में रहते हैं। इस घर पर ड्रोन से जासूसी किए जाने का आरोप उन्होंने विधानसभा में लगाया। लेकिन सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार किसी की जासूसी नहीं करवा रही है, फिर भी जांच करवाएंगे। ना तो किसी ड्रोन के द्वारा प्रतिपक्ष के नेता की जासूसी करवाई गई है और कोई भी अधिकारी इसमें अगर सम्मिलित होगा हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। हिमाचल में बीजेपी सुक्खू सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेर रही है। एक्साइज पॉलिसी के मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट भी किया। हिमाचल विधानसभा में स्पीकर के एक पुराने बयान पर खड़ा हो गया सियासी तूफान। बीजेपी के विधायकों ने सदन में भारी हंगामा किया और फिर वॉकआउट कर दिया। सर कलम हुए हैं और 3 नारे के नीचे चल रहे हैं। कुछ महीने पहले हिमाचल में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया स्पीकर कुलदीप पठानिया का यही वो बयान है जिसकी गूंज आज विधानसभा में सुनाई दी। बीजेपी के विधायकों ने इस पर इतना हंगामा किया कि सदन से वॉकआउट कर दिया। बीजेपी विधायक स्पीकर से खेद जताने की मांग कर रहे थे। विधानसभा के अध्यक्ष आज से पहले भी रहे, लेकिन इतने एरोगेंस मैंने किसी विधानसभा के अध्यक्ष में देखी नहीं। 6 विधायकों के सिर कलम करने वाले पुराने बयान को लेकर जब स्पीकर से पूछा गया तो वो तमतमा गए। कहने लगे, मैंने सदन में ऐसा कोई बयान नहीं दिया। कि सदन के अंदर जो होता है वो अंदर है, सदन के रिकॉर्ड पर आ चुका है और मीडिया के लोग जो अंदर थे उनको इस बात की जानकारी है। लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू स्पीकर के पुराने बयान को डिफेंड करते नजर आए। राजनीतिक युद्ध पृष्ठभूमि की भाषा होती है, अरबी में बोलते कि हमने उनको 6 को जो कानून के दायरे में आते थे उनके सर को हमने कलम कर दिया। क्या गलत बोला इसमें? इसी साल फरवरी महीने में हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस में बगावत हो गई थी और बीजेपी वो सीट जीत गई थी। तभी स्पीकर ने 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी के एक्शन से हरियाणा में सियासी सरगर्मी। अभय चौटाला ने की हुड्डा की गिरफ्तारी की मांग। वही हुड्डा ने खुद को बताया पाक साफ। अभय चौटाला ने कहा कि उन्होंने हुड्डा के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट विधानसभा में रखी थी, लेकिन सूबे की बीजेपी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभय ने हुड्डा की गिरफ्तारी की डिमांड करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस में मिलीभगत है। जब एक आदमी का पता लग गया कि इसने इतनी बड़ी डाका मारा है, यहाँ पे चोरी करी है, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो मुकदमा दर्ज कर दिया तो फिर अरेस्ट क्यों नहीं? ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ी संपत्तियां कुर्क की हैं। इस मामले में हुड्डा ने खुद को पाक साफ बताया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि सीबीआई केस में आरोपी सीएम बनने का सपना देख रहा है। तो पुराना केस है, मेरा कोई नहीं। ये इतना बड़ा कांड हुआ है और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी संलिप्तता है और किसी भी प्रकार से इनके हाथ में हरियाणा की चाबी नहीं जानी चाहिए। हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में हुड्डा के खिलाफ ईडी की एक्शन की टाइमिंग पर कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बड़ी जुबानी तल्खी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, गठबंधन से डरे विरोधी, महबूबा का काउंटर अटैक। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, बयानों की तल्खी भी बढ़ती जा रही है। चुनाव प्रचार के लिए राजपुरा पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा। उमर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन से विरोधी पार्टियां डर गई है और उसका पहला ही असर हमने देखा
जबकि गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि अब वो कैंपेन करने नहीं आएंगे। उमर पर महबूबा मुफ्ती ने काउंटर अटैक किया। महबूबा ने कहा कि सत्ता के लिए अब्दुल्ला परिवार कुछ भी कर सकता है। कॉन्फ्रेंस का ही है, उन्हीं का है, ये कॉल रहा है कि जब उनको कुर्सी मिलती है तो इलेक्शन हलाल हो जाते हैं, जब कुर्सी छूट जाती है तो इलेक्शन हराम हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी की परेशानियां कम होती नहीं दिख रही है। 5 दशक से बीजेपी से जुड़े चंद्रमोहन शर्मा ने टिकट बंटवारे पर सवाल उठाते हुए पार्टी छोड़ दी। मैंने कहा पैराशूट से आए, चलो एक पैराशूट से, दूसरा जो पैराशूट से नहीं भी आए वो मोस्ट अनडिजर्विंग पीपल को आगे लाया गया। ना उनके पास क्वालिफिकेशन है, ना उनका कैरेक्टर है, ना लोगों का उन पर भरोसा है, तो आपने इस सियासी गहमा गहमी के बीच अपनी पार्टी समेत दूसरी पार्टियों का चुनाव प्रचार जारी है। समाजवादी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जल्द ही इस पर फैसला किया जाएगा। लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों ने ग्रीस के ऑयल टैंकर को उड़ाने का वीडियो जारी किया है। 10 लाख बैरल तेल लेकर जा रहा टैंकर धुआं हो गया। 24 अगस्त को लाल सागर में ग्रीस का ऑयल टैंकर सोनियन जा रहा था। इसी ऑयल टैंकर को हूती विद्रोहियों ने निशाना बनाया। हमले का 2 मिनट का वीडियो अब रिलीज किया गया है। फुटेज में हथियारबंद विद्रोही टैंकर वाले जहाज को बोर्ड करते हैं। मास्क लगाए विद्रोहियों के हाथ में क्लाशनिकोव दिखती है। फिर जहाज के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई। इस दौरान जहाज पर कोई भी क्रू मेंबर या सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, क्योंकि सभी को पहले से ही बचा लिया गया था। थोड़ी देर बाद ये विद्रोही ऑयल टैंकर के नीचे बारूद लगाते नजर आए और फिर पूरे शिप को ध्वस्त करने की तस्वीरें नजर आने लगी। एक साथ 6 धमाके किए गए। जीत के जश्न के तौर पर नारेबाजी भी सुनाई दी। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनियन नाम का यह जहाज लाल सागर से होते हुए इजराइल की तरफ जा रहा था, लेकिन 21 अगस्त को हूती विद्रोहियों ने हमले की शुरुआत की। पहले ड्रोन बोट्स के जरिए हमला किया। उसी दौरान फ्रांस के युद्धपोत ने जहाज में सवार रूस और फिलीपींस के क्रू मेंबर्स को इवैक्यूएट करने का ऑपरेशन शुरू किया। सबको बचा लिया। लाल सागर से दुनिया भर में $1 खरब के सामान का मूवमेंट होता है। ये सबसे बड़ी सप्लाई लाइन है, लेकिन पिछले साल शुरू हुए अक्टूबर से हमास और इजराइल की जंग में हूती विद्रोहियों ने अब तक 80 जहाज को टारगेट कर लिया है। 3 दिन तक हमास बेखौफ चैन की नींद सो सकेगा। गाजा में बारूद बरसने पर ब्रेक लग गया है। इजराइल ने 72 घंटे के लिए युद्ध विराम किया है। वजह है गाजा के 64,000 बच्चे। मिसाइल और रॉकेट के धमाकों से सुबह होती है। खौफ के साए में लिपटी रात बीतती है। गाजा में 11 महीनों में ऐसा हो रहा है। इजराइल से बरसते बारूद ने गाजा के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। हमले में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। लेकिन अब 3 दिन तक शांति रहेगी, क्योंकि 3 दिन तक गाजा में बच्चों का पोलियो वैक्सीनेशन होगा। गाजा में 25 साल बाद 23 अगस्त को पोलियो का पहला केस मिला था, जिसके बाद 6,40,000 बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाएगा। इजराइल ने कहा है कि टीकाकरण के दौरान युद्ध नहीं चलेगा। इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर्स तक लोगों को पहुंचने की छूट होगी, जिससे आसानी से बच्चों को टीका लग सके। वैक्सीनेशन अभियान सबसे पहले मध्य गाजा में शुरू होगा, जिसके बाद लगातार 3 दिनों तक लड़ाई बंद रहेगी। इसके बाद दक्षिणी गाजा में भी वैक्सीनेशन के दौरान 3 दिन तक युद्ध रोका जाएगा। मिडिल ईस्ट में बीते 2 महीने से सीजफायर के लिए कोशिश चल रही थी, लेकिन फैसला नहीं हो पाया था। बीते 11 महीने में पहली बार हुआ है जब इजराइल ने गाजा में युद्ध रोकने पर फैसला किया है। अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हमास ने अब आर पार की जंग की कसम खाई है। हमास की तरफ से ये कहा गया है कि अब इजराइल के खिलाफ फिदायन हमले शुरू किए जाएंगे। जैसे ही बयान सर्कुलेट हुआ, हमास ने लड़ाकों में जोश भरने के लिए पुराने वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिए। बारूदी गोलों को पेंट करने वाला ये वीडियो महीने भर पुराना है, लेकिन हमास के सिंपैथाइजर्स की तरफ से एक बार फिर सर्कुलेट हुआ। इसी दौरान 7 अक्टूबर 2023 को पैराग्लाइडिंग से इजराइल में घुसकर आतंकी हमले करने की तस्वीरें भी फ्लोट की गई। ये दिखाया गया कि हमास अभी जिंदा है। दरअसल याहिया सिनवार के बाद हमास में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले खालिद मशाल ने इजराइल पर सुसाइड अटैक की कॉल दी है। अरबी मीडिया के मुताबिक उसने फिलिस्तीन के लोगों और फिलिस्तीन के सपोर्टर्स को इजराइल के खिलाफ एक्चुअल प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए उकसाया। लड़ाकों से कहा है कि हमारा ग्रुप सुसाइड अटैक करने वाले मिशन पर वापस लौटना चाहता है। इजराइल का दावा है कि याहिया सिनवार के लिए बचने के सभी रास्ते बंद होते जा रहे हैं। हमास के कई टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं और कई अपना घर बार छोड़कर फरार हो चुके हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 2 हफ्तों में दूसरी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका के बाद अब यूएन ने कहा है कि बहुत जल्द ईरान न्यूक्लियर पावर वाला मुल्क बन जाएगा।
जब से ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो रिलीज किया, तभी से अमेरिका को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की चिंता सताने लगी। इस बार ये कहा जा रहा है कि अब ईरान के पास एटम बम वाली टेक्नोलॉजी आ चुकी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था की सीक्रेट रिपोर्ट में इसका तफसील से जिक्र है। IAEA का कहना है कि ईरान ने यूरेनियम के भंडार को वेपन ग्रेड लेवल तक बढ़ा लिया है। 17 अगस्त तक ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का करीब 165 किलोग्राम भंडार है। मई के बाद से इसमें करीब 23 किलो की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये है कि ईरान सैद्धांतिक रूप से न्यूक्लियर बम बना सकता है। हालांकि एटम बम का जखीरा तैयार करने के लिए 90% एनरिच्ड यूरेनियम होना चाहिए और यूएन रिपोर्ट कहती है कि ईरान इस तकनीक से सिर्फ एक कदम दूर है। ग्लोबल वर्ल्ड के साथ ईरान ने 2015 में ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया था, जिसमें उसके यूरेनियम भंडार पर कई पाबंदियां लगाई गई थी। वक्त वक्त पर यूएन की टीम सरप्राइज चेक भी करती रही, लेकिन ऐसे आरोप लगे कि बाद में ईरान ने न्यूक्लियर एजेंसी से कोऑपरेट करना बंद कर दिया था। सर्विलांस कैमरों से छेड़छाड़ की बातें भी आईं, मगर हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद तो पूरी सिचुएशन ही बदल चुकी है। इधर अमेरिका खाड़ी देशों से कह चुका है कि ईरान बहुत जल्द इजराइल पर हमला करने वाला है और अगर इस युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो फिर मिडिल ईस्ट की जंग एक महायुद्ध में तब्दील हो जाएगी। क्या शहबाज और यूनिस मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश की तैयारी में जुट गए हैं? चिंता इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गोला बारूद के लिए पाकिस्तान से बहुत बड़ी डील की है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश को RDX क्यों चाहिए? ढाका की यूनिस सरकार ने हजारों राउंड गोला बारूद क्यों मंगाया है? ये वो सवाल हैं जो इंडियन सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब है। ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक 5 अगस्त की घटना के फौरन बाद ढाका और इस्लामाबाद के बीच बड़ा सौदा हुआ, जहां बांग्लादेश में अनरेस्ट हो रहा था। हिंसा में बांग्लादेशी हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा था। उसी दौरान ढाका ने इस्लामाबाद को बारूद का ऑर्डर दिया। जानकारी के मुताबिक 40,000 राउंड गोला बारूद और 40 टन RDX का ऑर्डर दिया गया। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने सभी कारखानों को ऑर्डर लिस्ट भेज दी है। हवेलियन, संजवाल और गढ़वाल में बारूद तैयार करने का काम शुरू हो गया है। इस गोला बारूद का इस्तेमाल तोपों में किया जाना है, जो 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच टारगेट पर फायर कर सकती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में डील की खबर सामने आने के बाद शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान में खिलाड़ियों के टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। हालात ये है कि चीन जाने के लिए हॉकी टीम को उधार के टिकट लेने पड़े। पाकिस्तान की माली हालत किसी से छिपी नहीं है। दुनिया जानती है कि सिर से पांव तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकता है। इसका नया सबूत सामने आया है। पता चला है कि चीन में होने वाली एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की हॉकी टीम ने चीन की हवाई कंपनी से उधार में टिकट खरीदी और वहां खिलाड़ियों के खर्च यानी खाने पीने तक के पैसों का जुगाड़ उधार से ही किया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष तारिक हुसैन बुख्ती ने इस बात को माना है कि ऐसा वाकई में हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि टीम के पास विदेश जाने के लिए फंड ना हो और उनकी अदायगी बाद में की गई हो। इस बीच पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है कि संस्थान ने वीजा फीस, ठहरने और खिलाड़ियों के सफर खर्च के लिए जरूरी रकम अदा करने का वादा किया है, जो जल्द ही अदा कर दी जाएगी। असल में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हॉकी फेडरेशन से पैसों का वादा किया था, लेकिन जब पैसे मांगने की बारी आई तो कहा गया कि अभी अपने पास से पैसों का इंतजाम करके खिलाड़ियों को भेजा जाए। कल ही पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने सरकारी खर्चे पर कटौती वाला हंटर चलाया था। जब सरकार चलाने के पैसे ही नहीं बचे तो खिलाड़ियों को भेजने के कहां से आएंगे। केरल के पलक्कड़ में कल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक होगी। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में आरएसएस से जुड़े सभी संगठनों के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से संगठन मंत्री BL संतोष आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और बीजेपी से मनमुटाव की खबरें आने के बाद आरएसएस की यह पहली समन्वय बैठक है। बैठक 31 अगस्त से 2 सितंबर तक यानी 3 दिन चलेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत पलक्कड़ पहुंच चुके हैं। सोर्स बताते हैं कि आरएसएस के 32 संगठन बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में फोकस चुनाव पर ही होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सितंबर और अक्टूबर में वोटिंग है। बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मामला भी उठ सकता है। केरल में आरएसएस की अच्छी पैठ है। देश में सबसे ज्यादा 5,142 शाखाएं केरल में ही हैं। केरल में आरएसएस 1946 से एक्टिव है। इसके बावजूद केरल में बीजेपी को एंट्री का रास्ता नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में पहली बार
बीजेपी ने केरल में खाता खोला था। त्रिशूर से सुरेश गोपी चुनाव जीते थे। 25 सितंबर 2025 को आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। शताब्दी वर्ष को भव्य तरीके से मनाने को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। भोपाल में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में हंगामा। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस से हुई झड़प। वाटर कैनन से वार, अश्रु गैस का प्रहार, अफरा तफरी और हंगामा। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। रोशनपुरा चौराहे से कांग्रेस के कार्यकर्ता सीएम हाउस की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने रोका तो झड़प हो गई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। फिर भीड़ को तितर बितर करने के लिए अश्रु गैस के गोले दागे गए। कांग्रेस कार्यकर्ता नर्सिंग भर्ती घोटाले में, परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करने उतरे थे। कांग्रेस ने सीएम आवास तक मार्च का ऐलान किया था। यूथ कांग्रेस ने 2 महीने पहले क्या हुआ तेरा वादा अभियान शुरू किया था। यूथ कांग्रेस का दावा है कि उसे करीब 4.5 लाख युवाओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर अपनी समस्याएं बताई हैं। कांग्रेस ने आज यही पोस्ट कार्ड सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सौंपने का ऐलान किया था। पिछले 8 दिनों में कांग्रेस का ये चौथा बड़ा प्रदर्शन था। श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली दल बादल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को तनखैया घोषित कर दिया है। सुखबीर सिंह बादल पर 2007 से 2017 तक पंजाब का डिप्टी सीएम और गृह मंत्री रहते हुए पंथक विरोध काम करने के आरोप हैं। श्री अकाल तख्त साहिब ने कहा कि सुखबीर बादल ने सरकार में रहते हुए कई ऐसे काम किए जिससे पंथक को नुकसान पहुंचा। सुखबीर सिंह बादल ने बतौर डिप्टी मुख्यमंत्री पंजाब सरकार ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। 2015 में जब सुखबीर बादल अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के गृह मंत्री थे तो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को माफी दी गई थी। राम रहीम 2007 में भटिंडा में गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक की तरह पोशाक पहनकर श्रद्धालुओं के सामने आया था। अकाल तख्त साहिब ने इस पर गुरमीत राम रहीम का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। तनखैया घोषित करने के श्री अकाल तख्त साहिब के फैसले के बाद सुखबीर बादल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जल्द ही श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होकर क्षमा याचना करूंगा। सुखबीर सिंह बादल 15 दिन के भीतर अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। अपने किडनैपर से अलग होने पर बिलख कर रोने लगा बच्चा। 14 महीनों तक ये बच्चा किडनैपर के पास था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लंबी दाढ़ी और बाल वाले शख्स की गोद में मासूम बच्चा है। बच्चा जिस शख्स की गोद में है उस पर मासूम को किडनैप करने का आरोप है। बच्चे को जैसे ही आरोपी की गोद से दूसरा शख्स अपनी गोद में लेता है, मासूम बिलखने लगता है। बच्चे को लेकर जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं, आरोपी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जयपुर का है। जयपुर पुलिस ने मासूम को अगवा करने वाले तनुज चाहर को गिरफ्तार किया। 14 जून 2023 को संगनेर सदर में मासूम को अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपी तनुज यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है। तनुज साधु के वेश में बच्चे को लेकर मथुरा में छिपा हुआ था। अलीगढ़ के थाना क्षेत्र गोंडा में बच्चे के समेत मुख्य आरोपी को दस्तयाब किया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और बच्चे को उसकी मां को नियमानुसार सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस जब तनुज से बच्चे को लेकर जाने लगी तो मासूम रोने लगा। ये देखकर मासूम को अगवा करने वाले आरोपी के आंखों में भी आंसू आ गए। 1 साल से ज्यादा वक्त तक तनुज ने बच्चे को अपने पास रखा। हालांकि आरोपी का दावा है कि ये बच्चा उसी का है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक प्राइवेट कॉलेज में महिला छात्रों के प्रदर्शन के बाद तनाव फैल गया। आरोप ये था कि कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में हिडन कैमरा लगा है। हालांकि पुलिस जांच में यह तथ्य नहीं पाया गया है। कृष्णा जिले के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में उत्तेजित इन छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के टॉयलेट में हिडन कैमरा है और इंसाफ के नारे लगाए गए।
मामले ने राजनीतिक रूप भी तुरंत ले लिया। विपक्ष वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने टीडीपी सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर हमलावर हुई, तो वहीं सरकार ने आरोपों को खंडन कर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने इंजीनियरिंग और फाइनल ईयर के एक छात्र को हिरासत में लिया और छात्र के मोबाइल और लैपटॉप भी खंगाले गए, लेकिन न तो उनमें कोई फुटेज मिला, न ही बाथरूम से कोई कैमरा। पुलिस प्रदर्शन के पीछे की मंशा की जांच कर रही है। कई महानगरों से हिडन कैमरे की शिकायत मिलने के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शॉपिंग मॉल के चेंजिंग रूम में, पब्लिक टॉयलेट्स में हिडन कैमरे की जांच के लिए एक अभियान छेड़ रखा है। कई घंटों तक फंसे रहने के बाद जब हाईवे खुला तो श्रद्धालु झूम उठे। 1 घंटे तक हाईवे पर गरबा करते रहे। मामला उत्तराखंड के उत्तरकाशी का है। मुसीबत के बाद जब राहत मिलती है तो ऐसा होता है। घंटों इंतजार के बाद जब मंजिल की राह मिलती है तो ऐसा होता है। उत्तरकाशी में भी यही हुआ। लैंडस्लाइड होने से यमुनोत्री हाईवे ठप हो गया। कई घंटों तक मशक्कत होती रही, मलबा गिरता रहा। आखिरकार 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद हाईवे किसी तरह खुल पाया तो यमुनोत्री जा रहे श्रद्धालु झूम उठे। गाड़ियों में म्यूजिक बनाकर सड़क पर गरबा करने लगे। 1 घंटे तक हाईवे पर डांस होता रहा, जिसके बाद श्रद्धालु यमुनोत्री को रवाना हो गए। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश से तबाही हुई है। कई रास्ते बंद होने से 4 धाम आने वाले श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब सोमवार रात 9:40 पर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ।